साल 2024 की सर्दियों का मौसम था। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में स्थित सेंट एंथोनी कॉलेज का हॉस्टल दूर दूर तक फैले जंगलों और पहाड़ियों के बीच बना हुआ था। यह हॉस्टल करीब 100 साल पुराना था और इसके बारे में कई कहानियां प्रसिद्ध थी, लेकिन नए छात्रों को इनमें से किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं था। अंशिका एक जीवंत और आत्मनिर्भर लड़की अपनी मास्टर डिग्री के लिए इस कॉलेज में आई थी। हॉस्टल के बाहर खड़े होकर उसने पहली बार उसकी भयावहता महसूस की। यह इमारत 5 मंजिल ऊंची थी और इसकी दीवारों पर काई और फफूंदी उग गई थी। खिड़कियों के टूटे हुए कांच और जगह जगह उखड़े हुए ईंट देखकर हॉस्टल का इतिहास साफ झलक रहा था। जैसे ही वो हॉस्टल के गेट पर पहुंची, एक बूढ़ा केयरटेकर मानिक उसे देखने लगा। उसकी गहरी थकी हुई आंखें और ठंड में भी कांपता शरीर देखकर अंशिका थोड़ा असहज हो गई। मनिक ने बिना कुछ कहे उसे अंदर जाने का इशारा किया। इस जगह पर कुछ अजीब है, अंशिका ने खुद से कहा, लेकिन फिर अपनी सोच को झटक दिया। हॉस्टल के अंदर कदम रखते ही अंशिका ने अजीब सी ठंड महसूस की। ऐसा लगा जैसे हवा नहीं बल्कि सर्द साए उसके आसपास घूम रहे हो। दीवारों पर लगे पुरानी चित्र किसी की मौजूदगी का एहसास कराते थे। छत से झूलता एक पुराना पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था और फर्श पर पड़ी लकड़ी के पटरे अजीब आवाजें कर रहे थे। तुम अंशिका हो? पीछे से आई आवाज ने अंशिका को चौंका दिया। उसने मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी। हाँ, और तुम? मैं अनामिका, तुम्हारी रूममेट। दोनों ने एक दूसरे से बातचीत शुरू की और कमरे की ओर बढ़ गई। उनका कमरा हॉस्टल के तीसरी मंजिल पर था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर एक अजीब सी गूंज होती, जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। कमरा बेहद साधारण था, लेकिन एक कोना अजीब लग रहा था। वहां पर एक पुराना लकड़ी का अलमारी था जो टूटी फूटी हालत में था। यह अलमारी हमेशा यहाँ बंद रहती है, अनामिका ने कहा। क्यों? अंशिका ने पूछा। कहते हैं इसमें कुछ रखा है, लेकिन किसी ने कभी खोलने की कोशिश नहीं की। अंशिका को अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रात करीब 1 बजे अंशिका की नींद खुली। कमरे में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़ी हुई चीज़ों की बदबू हो। उसने देखा कि खिड़की के पर्दे हवा में अपने आप लहरा रहे थे, जबकि खिड़की बंद थी। तभी उसने देखा कि अलमारी के दरवाजे हल्के हल्के खुल रहे हो। अनामिका, उठो! अंशिका ने घबराकर अपने रूममेट को जगाया, लेकिन अनामिका गहरी नींद में थी। अंशिका ने डरते डरते अलमारी की ओर देखा। जैसे ही उसने उसकी तरफ कदम बढ़ाया, अंदर से एक जोरदार आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। अंशिका चीखते हुए पीछे हट गई। तभी अनामिका की आंखें खुली, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वह अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। तुम्हें इस जगह से जाना होगा, वरना तुम भी नहीं बचोगे, उसने धीरे धीरे कहा। अंशिका के लिए वो रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनामिका के अजीब चेहरे और उसकी आंखों की लाल चमक अब भी उसकी आंखों के सामने थी, लेकिन जब उसने दोबारा अनामिका को देखा तो वो असामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम ठीक हो? अंशिका ने कांपते हुए पूछा। मैं? हाँ, क्यों? अनामिका ने हैरानी से जवाब दिया। अंशिका ने सोचा कि शायद वो कोई सपना था, लेकिन कमरे में अब भी वो अजीब सी सड़ांध फैली हुई थी। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन उस कमरे में सूरज की रोशनी बेहद कम आती थी। ऐसा लगता था जैसे वह जगह हर समय अंधेरे में डूबी रहती हो। अंशिका ने हिम्मत जुटाई और उस अलमारी के पास गई जो पिछली रात अपने आप खुली थी। अलमारी के दरवाजे पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे बाहर से बंद रखने की कोशिश की हो। दरवाजे की लकड़ी पर खरोंच थी, जो मानो किसी नुकीली चीज या नाखूनों से बनाई गई हो। क्या यह सच में बंद है? उसने खुद से कहा और हल्की से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा जरा सा हिला और अंदर से ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। उस झोंके में ऐसी दुर्गंध थी जिसने अंशिका को उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। दोपहर में क्लास के बाद अंशिका ने निखिल और अपने कुछ नए दोस्तों के साथ हॉस्टल की रहस्यमयी कहानियों पर चर्चा शुरू की। तुम्हें पता है, यह हॉस्टल पहले से कब्रिस्तान था।
निखिल ने कहा, तुम यह बातें क्यों सुनाती हो? इससे डर और बढ़ जाता है। अंशिका ने नाराजगी जताई। तीसरी मंजिल पर एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसके बाद से हर साल कोई न कोई अजीब घटना होती है। उस रात करीब 2 बजे अंशिका को फिर से अजीब आवाज़ें सुनाई दी। यह आवाज़ें अलमारी के अंदर से आ रही थी। उसने बत्ती जलाने की कोशिश की, लेकिन कमरे की लाइट बंद हो चुकी थी। क्या यह बिजली का फॉल्ट है? उसने खुद से कहा। तभी अलमारी के दरवाजे में खटखट की आवाज़ें तेज हो गई। अब यह स्पष्ट था कि अंदर कुछ है। अनामिका उठो, उसने अपने रूममेट को झकझोरते हुए कहा। लेकिन अनामिका बेहोशी जैसी हालत में पड़ी थी। अंशिका ने एक टॉर्च निकाली, अलमारी के पास गई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक पुरानी डायरी उसके पैरों पर गिरी। डायरी पर खून के निशान थे और उसके पन्ने फटे हुए थे। डायरी में लिखा था, जो भी इसे खोलेगा वो मौत को बुलाएगा। अंशिका के हाथ कांपने लगे। वो डायरी को बंद करने ही वाली थी। उसने अचानक एक परछाई देखी। वो परछाई सीधी उसकी ओर बढ़ने लगी। अंशिका ने चीखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब अंशिका उठी तो अनामिका पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चेहरा सफ़ेद था, आंखों के नीचे काले घेरे, उसकी आवाज़ मुश्किल सुनाई दे रही थी। तुम ठीक हो? अंशिका ने पूछा। यहाँ से भाग जाओ, वरना ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, अनामिका ने फुसफुसाते हुए कहा। अंशिका ने अपने केयर टेकर मनिक को जाकर सारी बात बताई। मनिक ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें उस अलमारी के पास ना जाने को कहा था। अब तुमने डायरी खोल दी है तो वो अब तुम्हारे पीछे आ गए हैं। वे कौन? अंशिका ने पूछा। वे आत्माएं जो इस जगह से कभी मुक्त नहीं हो सकती। मनिक की आंखें भर आई। उसने कहा, हॉस्टल के हर कोने में कुछ छुपा हुआ है, लेकिन जो तीसरी मंजिल पर है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। उस रात अंशिका ने ठान लिया कि वो डायरी में लिखी हर एक बातों को पढ़ेगी, चाहे वो कितनी भी डरावनी क्यों ना हो। कमरे में हल्की ठंडक और सन्नाटा था। अनामिका गहरी नींद में थी, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थी। अंशिका ने डायरी का पहला पन्ना खोला। पन्ने पर खून के धब्बे थे और लिखावट कांपती हुई थी। उसमें लिखा था, मैं स्वाति हूँ। मैं इस हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर रहती थी। उन्होंने मुझे मार डाला। मुझे अकेला छोड़ दो। अंशिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। स्वाति, उसने खुद से कहा। यह वही नाम था जो निखिल ने हॉस्टल की आत्महत्या वाली कहानी में बताया था। डायरी के अगले पन्नों में एक लड़की की जिंदगी की छोटी छोटी बातें लिखी थी, लेकिन पन्नों के साथ साथ बातें और भी अजीब और डरावनी होती गई। मुझे हर रात दरवाजे के पीछे खटखट सुनाई देती है। कोई मेरा नाम पुकारता है। मुझे यहाँ से जाना होगा। अगले पन्ने पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने लिखने के बजाय किसी नुकीले चीज़ से कागज को काट दिया हो। अगली सुबह अंशिका ने प्रोफेसर शर्मा से इस डायरी के बारे में पूछा। वो एक पुराने इतिहास के शिक्षक थे जिन्होंने इस हॉस्टल की कहानियों पर रिसर्च की थी। यह हॉस्टल पहले से एक आश्रम था, लेकिन उस आश्रम में बलि दी जाती थी। प्रोफेसर शर्मा ने कहा। बलि? अंशिका ने चौंक कर पूछा। हाँ, यहाँ तंत्र मंत्र की विद्या के लिए मासूम लड़कियों को बलि दी जाती थी, और जब अंग्रेजों ने इसे बंद करवाया तो इन आत्माओं ने चैन नहीं लिया। वे अब भी बदला चाहती है। उस रात जब अंशिका सोने की कोशिश कर रही थी, उसे फिर वही खटखट की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार ये आवाज़ें न केवल अलमारी से बल्कि पूरे कमरे से आ रही थी। अंशिका ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि अनामिका बिस्तर पर नहीं थी। अनामिका, उसने घबराकर पुकारा। अचानक खिड़की के पास से एक परछाई गुजरी। कौन है वहाँ? अनामिका ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी अलमारी के दरवाजे जोर से खुल गए। अंदर से एक बेहद डरावना चेहरा निकला। यह चेहरा किसी इंसान का नहीं, बल्कि एक सड़ी गली लाश का था। उसकी आंखें सफ़ेद थी और उसका मुंह खून से भरा था। यहाँ से चले जाओ, वह चीखा। अंशिका की चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। अगले दिन अंशिका ने हिम्मत जुटाई और डायरी के आखिरी पन्नों को पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर तुम यह डायरी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि वो तुम्हारे पीछे है। उनसे बचने का कोई तरीका नहीं है। डायरी के नीचे खून से लिखा था, तुम अगली हो।
अंशिका ने मानिक से इसका मतलब पूछा। अलमारी सिर्फ एक दरवाजा है, यह इस दुनिया और उनके बीच का पुल है। मानिक ने कांपते हुए कहा, कौन से वे? जो आत्माएं कभी बलि चढ़ाई गई थी वो कभी मुक्त नहीं हो सकती। अगली बार जब अंशिका सो रही थी तो उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन इस बार यह केवल खटखट की नहीं थी। यह मानो किसी ने उसे खींचकर अलमारी के अंदर ले जाने की कोशिश की। अंशिका ने देखा कि अनामिका अब अलमारी के पास खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी थी। अनामिका, तुम क्या कर रही हो? लेकिन अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे अलमारी के अंदर चली गई। जैसे ही अंशिका ने अनामिका को बचाने की कोशिश की, अलमारी से दर्जनों हाथ बाहर निकले। इन हाथों पर खून और जले हुए मांस के निशान थे। वो अंशिका को अंदर खींचने लगे। छोड़ो मुझे, वह चीखी। लेकिन अगली सुबह जब अंशिका के रूम का दरवाज़ा तोड़कर देखा गया तो वह गायब थी। उसकी जगह कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, अब अगला कौन? अंशिका के गायब होने के बाद हॉस्टल में अजीब घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। निखिल, जो अंशिका का करीबी दोस्त था, वो सारे राज जानने के लिए बेचैन था। उसने कॉलेज के रिकॉर्ड खंगाले और मनिक से मदद मांगी। मनिक ने डरते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि तुम किस चीज़ से खेल रहे हो। अगर तुमने ज़्यादा गहराई से जाने की कोशिश की तो तुम भी उसी लिस्ट में शामिल हो जाओगे। लेकिन निखिल ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि अंशिका ने गायब होने से पहले डायरी के बारे में कुछ बताया था। उसने तय किया कि वो किसी डायरी को ढूंढेगा। निखिल ने रात को हॉस्टल में प्रवेश किया। तीसरी मंजिल पर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि माहौल अचानक बदल गया। ठंडी हवाएं, सन्नाटा और दीवारों से आती धीमी फुसफुसाहटें उसे परेशान करने लगी। यह महज मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया। कमरे में दाखिल होते ही उसने देखा कि अलमारी खुली हुई थी और उसकी परछाई दीवार पर किसी इंसान की आकृति जैसी दिख रही थी। निखिल ने हिम्मत करके अलमारी के पास जाने की कोशिश की। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। अलमारी से एक सर्द हवा निकली और उसके साथ एक आवाज़ सुनाई आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? निखिल ने अलमारी के अंदर झांका और वहाँ डायरी का एक और पन्ना मिला। यह पन्ना पहले से फटा हुआ और जला हुआ था। उसमें लिखा था, जो भी इस जगह की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा वो उनके गुस्से का शिकार बनेगा। उसने पन्नों को अपने पास रखा और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ एक लाल रोशनी थी और दीवारों पर खून से हाथों के निशान बनने लगे। अगले दिन निखिल ने प्रोफेसर शर्मा और कुछ अन्य छात्रों को इसके बारे में बताया। प्रोफेसर शर्मा ने कहा, तुमने उन आत्माओं को जागृत कर दिया है। यह सिर्फ एक हॉस्टल नहीं, यह एक श्रापित भूमि है। उन्होंने खुलासा किया कि यह हॉस्टल एक बलि स्थल पर बनाया गया था। जब अंग्रेजों ने इसे आश्रम से हॉस्टल में बदला तब वहाँ बलि में मारे गए लोगों की आत्माएं भटकने लगी। लेकिन यह अलमारी क्यों खास है? निखिल ने पूछा। क्योंकि यह अलमारी उस मुख्य कक्ष में रखी गई थी जहाँ बलि दी जाती थी। यह अब भी उन आत्माओं का द्वार है। उसी रात निखिल ने फिर से हॉस्टल में जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ 3 और दोस्त थे। जैसे ही वो तीसरे मंजिल पर पहुंचे, उसने देखा कि अनामिका वहां खड़ी थी, लेकिन वो इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें सफ़ेद थी और वो बड़बड़ा रही थी। तुमने उन्हें नाराज कर दिया, अब कोई नहीं बचेगा, अनामिका ने डरावनी आवाज़ में कहा। निखिल और उसके दोस्तों ने अलमारी को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, अंदर से तेज रोशनी और चीखों की आवाज़ आने लगी। अलमारी के अंदर एक अंधेरी सुरंग दिख रही थी। यह सुरंग सीधे नीचे की ओर जा रही थी। क्या यह सुरंग हॉस्टल के नीचे के बलि स्थल तक जाती है? निखिल ने खुद से कहा। जैसे ही वे सुरंग के अंदर उतरे, अचानक चारों ओर से परछाई निकलने लगी। यह परछाई किसी इंसान की नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे जल चुके थे और उनकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम यहाँ नहीं बच सकते, एक भूत ने चीखते हुए कहा। निखिल ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक आत्मा ने उनके गले पर झपटा मारा। उसके दोस्त भी एक एक करके गायब होने लगे। सुरंग के अंदर गूंजती हुई चीखें
और रोने की आवाज़ें उन्हें अंदर तक झकझोर रही थी। निखिल ने जैसे तैसे खुद को बचाया और सुरंग से बाहर भागा, लेकिन जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि पूरा हॉस्टल धुएं और आग में घिरा हुआ था। दीवारों पर खून से लिखा था, अब कोई नहीं बचेगा। निखिल अब तक समझ चुका था कि यह हॉस्टल एक सामान्य जगह नहीं है। उसने प्रोफेसर शर्मा से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि यह उनके बस से बाहर है। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो इन आत्माओं से सीधे निपट सके, प्रोफेसर ने कहा। उन्होंने निखिल को एक तांत्रिक के बारे में बताया जो पास के गांव में रहता था। वो तांत्रिक केवल अंधेरे के बाद मिलता था। उससे मिलने के लिए कई तरह की चुनौतियां पास करनी होती थी। निखिल ने बिना देर किए गांव की ओर रुख किया। रातों में पेड़ों के बीच अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हर कदम पर उसे लगा कि कोई उसके करीब है। गांव पहुंचने पर तांत्रिक के घर का माहौल खुद ही डरावना था। चारों ओर धूप, राख और गहरे लाल रंग के कपड़े टंगे हुए थे। तांत्रिक का कमरा धुएं से भरा था। कौन हो तुम और मौत के इस दरवाजे को क्यों खटखटाते हो? तांत्रिक ने गहरी आवाज में पूछा। मुझे आपकी मदद चाहिए। हॉस्टल की आत्माएं हमें खत्म कर रही है, निखिल ने कांपते हुए कहा। तांत्रिक ने कुछ क्षण तक उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, तुमने उस अलमारी को छू लिया है जिसका द्वार केवल मृत्यु के लिए खुलता है। आत्माएं अब तुम्हारे साथ बंध चुकी है और उन्हें शांत करना आसान नहीं होगा। तांत्रिक ने बताया कि इन आत्माओं को शांत करने के लिए बलि देनी होगी, लेकिन बलि किसी सामान्य चीज की नहीं बल्कि उस व्यक्ति की होगी जिसने उन आत्माओं को पहली बार जगाया था। किसने पहली बार अलमारी खोली थी? तांत्रिक ने पूछा। निखिल को याद आया कि यह सब अंशिका के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अंशिका तो गायब है। क्या उसे वापस लाना संभव है? निखिल ने पूछा। वह अब आत्माओं की कैद में है, उसे बचाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तांत्रिक ने निखिल को कुछ चीजें दी, एक विशेष राख, मंत्र लिखे हुए कागज और एक तांत्रिक तलवार। यह सब तुम्हें अलमारी के अंदर जाकर आत्माओं का सामना करने में मदद करेगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा भी उनकी कैद में फंस जाएगी। निखिल ने डरते हुए यह चुनौती स्वीकार कर ली। रात के समय निखिल तांत्रिक के साथ हॉस्टल पहुंचा। इस बार पूरा हॉस्टल और भी डरावना लग रहा था। दीवारों पर खून के निशान और चीखें गूंज रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही तांत्रिक ने निर्देश दिया, अलमारी का द्वार खुलते ही पीछे मत देखना, आत्माएं तुम्हें भ्रम में डालने की कोशिश करेगी। जैसे ही अलमारी खुली, अंदर से तेज रोशनी और कई आत्माएं निकलने लगी। उनके चेहरे जल चुके थे और उनके मुंह से सिर्फ चीख निकल रही थी। अलमारी के अंदर निखिल ने देखा कि अंशिका जंजीरों में बंधी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और उसके चारों ओर सैकड़ों आत्माएं घूम रही थी। मुझे बचा लो, अंशिका ने कमजोर आवाज में कहा। निखिल ने तांत्रिक के निर्देश का पालन करते हुए आत्माओं पर राख फेंकी। राख के छिड़कने से आत्माएं चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन तभी अलमारी के अंदर से एक और बड़ा खतरा सामने आया। अचानक एक विशाल परछाई प्रकट हुई। यह आत्माओं की रानी थी, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। उसने गुस्से से कहा, तुमने हमारी शांति को भंग किया है, अब तुम भी मरोगे। तांत्रिक ने तुरंत मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन आत्मा ने उसे हवा में उछालकर दीवारों पर पटक दिया। तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, आत्मा ने गरजते हुए कहा। निखिल ने अपनी तलवार निकाली और आत्मा पर हमला किया, लेकिन तलवार आत्मा के शरीर के आर पार हो गई, जैसे वह धुएं से बनी हुई हो। तांत्रिक ने आखिरी उपाय बताया, अगर इसे खत्म करना है तो तुम्हें खुद को बलिदान करना होगा। केवल एक इंसानी आत्मा इसे रोक सकती है। निखिल ने बिना सोचे समझे खुद को तैयार किया। अगर मेरा बलिदान अंशिका और बाकी सबकी जान बचा सकता है तो मैं यह करूँगा। जैसे ही उसने खुद को आत्मा के सामने झोंका, आत्मा जोर से चीखने लगी। पूरी अलमारी और हॉस्टल आग के लपेटों में घिर गया। अगले दिन हॉस्टल को बंद कर दिया गया। वहाँ सिर्फ राख और टूटे हुए फर्नीचर थे, लेकिन जो लोग वहाँ से गुजरते उन्हें अब भी निखिल की आवाज़ें सुनाई देती। मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ। निखिल के बलिदान के बाद
अंशिका और अन्य छात्रों को हॉस्टल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन घटना के बाद से अंशिका सामान्य नहीं रह गई। वो हर रात किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें सुनती थी और उसे अपने सपनों में अलमारी दिखाई देती थी। एक रात जब वह अपने कमरे में थी, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। खिड़की पर एक साया था और धीमी आवाज़ में किसी ने कहा, तुमने हमें भुला दिया, लेकिन हम तुम्हें नहीं भूलेंगे। अंशिका ने अपनी खिड़की बंद कर दी और कंबल में छिप गई, लेकिन तभी कमरे में अंधेरा छा गया। पंखा रुक गया, दीवारों पर खून के धब्बे बनने लगे। अगली सुबह अंशिका ने प्रोफेसर शर्मा से मदद मांगी। उन्होंने बताया कि बलिदान के बावजूद निखिल की आत्मा अभी भी आत्माओं के शिकंजे में फंसी हुई हो सकती है। अगर निखिल की आत्मा मुक्त नहीं हुई तो वह भी प्रेत बन जाएगा। प्रोफेसर ने चेतावनी दी। अंशिका ने तय किया कि वो निखिल को बचाने के लिए दोबारा हॉस्टल जाएगी। उसने मनिक और प्रोफेसर शर्मा को साथ आने के लिए मनाया। तीनों रात के समय हॉस्टल में दाखिल हुए। हॉस्टल की तीसरी मंजिल अब जर्जर और खंडर जैसी लग रही थी। सीढ़ियों पर खून के धब्बे थे और हर कदम पर किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी। जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचे, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से एक डरावना चेहरा झांकता हुआ दिखाई दिया। यह चेहरा निखिल का था, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत हो चुका था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, निखिल ने गहरी और डरावनी आवाज़ में कहा। हम तुम्हें बचाने आए हैं, अंशिका ने रोते हुए कहा। मुझे नहीं बचाया जा सकता, अब वो मुझे अपना हिस्सा बना चुके हैं, निखिल ने कहा। अलमारी के दरवाजे से अचानक तेज हवा और धुएं के साथ कई आत्माएं निकली। वे सभी विकृत जलते हुए चेहरे और सफ़ेद आंखों वाली थी। अब तुम हमारी दुनिया में फंसोगे, आत्माओं ने एक साथ कहा। प्रोफेसर शर्मा ने मंत्र पढ़ने शुरू की, लेकिन आत्माओं ने उन्हें हवा में उछालकर दीवारों से टकरा दिया। मनिक को घसीटते हुए अलमारी के अंदर खींच लिया। अंशिका ने हिम्मत जुटाई और अलमारी के अंदर कूद गई। अंदर एक गहरी सुरंग थी जो नीचे एक विशाल अंधेरे कक्ष में खुलती थी। इस कक्ष में चारों ओर काले पानी का तालाब था और बीच में एक पत्थर की वेदी। निखिल को उसी वेदी पर जंजीरों से बांधकर रखा गया था। उसके चारों ओर आत्माएं घूम रही थी और हर आत्मा कुछ बड़बड़ा रही थी। अचानक काले पानी से एक विशाल परछाई उभरी। यह आत्मा की रानी थी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थी और उसके हाथों में खून से लथपथ खंजर था। तुम्हें क्या लगा तुम हमें रोक सकते हो? यह हमारी दुनिया है, उसने गरजते हुए कहा। अंशिका ने निखिल को बचाने की कोशिश की, लेकिन आत्माओं ने उसे जकड़ लिया। रानी ने कहा, अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा हमें देनी होगी। अंशिका के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी आत्मा का सौदा करने के लिए सहमति दे दी। जैसे ही उसने हामी भरी, रानी ने अंशिका के माथे पर हाथ रखा। अंशिका की आत्मा बाहर निकलने लगी। वह चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। अचानक निखिल ने जंजीरों से खुद को छुड़ाया और रानी पर झपट पड़ा। उसने तांत्रिक की दी हुई राख से उसे कमजोर कर दिया। अब खत्म होने का समय आ गया, निखिल ने कहा। निखिल ने वेदी को तोड़ दिया, जिससे पूरा कक्ष कांपने लगा। आत्माएं चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। अंशिका और निखिल किसी तरह अलमारी से बाहर निकले। हॉस्टल अब खंडर बन चुका था और अलमारी जलकर राख हो गई थी। लेकिन जब वे हॉस्टल से बाहर जा रहे थे, उन्हें पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। यह अंत नहीं है, हम फिर लौटेंगे। अंशिका और निखिल हॉस्टल से बाहर तो निकल आए थे, लेकिन उनके मन में यह बात घर कर चुकी थी कि यह आत्माएं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। निखिल के शरीर पर आत्माओं के घाव अब भी जलन दे रहे थे और अंशिका को हर रात सपने में वही डरावनी रानी दिखाई देती थी। एक रात जब वे दोनों शहर से दूर एक नए घर में शरण ले रहे थे, अंशिका ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़की के बाहर वही आत्माओं की परछाई नजर आने लगी। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है, निखिल ने कांपती हुई आवाज में कहा। हमारा यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। प्रोफेसर शर्मा ने
पहले ही उन्हें एक उपाय सुझाया था। उन्होंने कहा था कि इस श्राप को पूरी तरह से खत्म करने का तरीका एक प्राचीन ग्रंथ में छिपा हुआ है, जिसे अंतिम रक्षा कहा जाता है। यह ग्रंथ आत्माओं की रानी के वजूद को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। दोनों ने तुरंत उस ग्रंथ की खोज शुरू कर दी। गांव के एक मंदिर में उन्हें एक बूढ़े पुजारी से जानकारी मिली। यह ग्रंथ उस गुफा में छिपा है जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अंशिका और निखिल गुफा में दाखिल हुए। अंदर का अंधकार ऐसा था जैसे किसी ने रोशनी को ही निगल लिया हो। चारों ओर भूत की फुसफुसाहटें और रोने की आवाजें गूंज रही थी। यह सब हमें भ्रमित करने के लिए है, निखिल ने अंशिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। गुफा के बीच में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, जिस पर एक शिलालेख लिखा था, जिसने डर को जीत लिया वही इसे पार कर सकता है। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को खोला, गुफा की दीवारें हिलने लगी। अंशिका और निखिल को अपने जीवन के सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। अंशिका ने देखा कि वो जलती हुई अलमारी में बंद है और उसके चारों ओर आत्माएं उसे खींच रही है। निखिल ने देखा कि वह अंधेरे में अकेले खड़ा है और आत्माओं ने उसके शरीर को अपने कैद में ले लिया है। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अंशिका ने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है, यह सिर्फ एक भ्रम है। उसकी आवाज़ से दरवाज़ा टूट गया और ग्रंथ उसके सामने प्रकट हो गया। जैसे ही उन्होंने ग्रंथ को उठाया, गुफा कांपने लगी। आत्माओं की रानी वहां प्रकट हो गई। अब वह पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली और डरावनी लग रही थी। उसकी हंसी से गुफा की दीवारें टूटने लगी। मेरा चैन छीन लिया, अब तुम भी नहीं बचोगे, रानी ने गरजते हुए कहा। निखिल ने ग्रंथ खोलकर उसमें लिखे मंत्र का पाठ करना शुरू किया। रानी ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ग्रंथ की रोशनी उसे कमजोर कर रही थी। यह खत्म होने का समय है, निखिल ने कहा। अंशिका ने ग्रंथ के अंतिम मंत्र को पढ़ा और रानी जोर से चीखने लगी। उसके शरीर से काले धुएं निकलने लगे और वो धीरे धीरे गुफा में समा गई। रानी के नष्ट होते ही गुफा का अंधेरा गायब हो गया। ग्रंथ अपनी आप जलकर राख बन गया और गुफा की दीवारों पर लिखा गया, अब तुम्हें शांति मिलेगी। अंशिका और निखिल ने गुफा के बाहर आकर राहत की सांस ली। घटना के बाद हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। निखिल और अंशिका ने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की, लेकिन वे कभी भूल नहीं पाए कि कैसे उन्होंने अपनी हिम्मत और समझदारी से उस श्राप का अंत किया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। 1 साल बाद किसी ने उस हॉस्टल की अलमारी को फिर से खोल दिया। उसी के साथ आत्माओं की दबी हुई चीखें एक बार फिर हवा में गूंज उठी।